क्वेश्चन 10 में कहा गया है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बेसिकली एक्सेलरेशन एज सीन इन द फर्स्ट फ्रेम का मैग्नीट्यूड इक्वल्स एक्सेलरेशन एज सीन इन द सेकेंड फ्रेम का मैग्नीट्यूड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर साइन की कुछ बात नहीं हो रही, सिर्फ यही कहा गया है। एंड फिर कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए, तो उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो पार्ट ए क्या कह रहा है? पार्ट ए कह रहा है द फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विथ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वेल अगर इसे फॉल्स प्रूव करना हो ये स्टेटमेंट को, तो आप एक एग्जांपल सेटअप करो जहाँ पर ये ट्रू ना हो। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पार्टिकल इज़ एट रेस्ट, ठीक है, ये आपका पार्टिकल है, वो हिल ही नहीं रहा है। आपका जो फ्रेम S1 है वो टू द लेफ्ट मूव कर रही है विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। फ्रेम S2 जो है वो राइट मूव कर रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। तो जब फ्रेम S1 के रिस्पेक्ट में आप पार्टिकल P का एक्सेलरेशन देखोगे तो क्या होगा? वेल हमें पता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन किस तरह कैलकुलेट करना है। फ्रेम S1 में अगर आप बैठे हो तो ऑब्वियसली आपको लगेगा आप स्टेशनरी हो, तो आप पार्टिकल P को जो है वो रिलेटिव एक्सेलरेशन दोगे। पार्टिकल P, वेल S1 लेफ्ट मूव कर रहा है, अगर आप S1 में बैठे हो तो आपको लगेगा पार्टिकल P राइट मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है कि S1 के रिस्पेक्ट में पार्टिकल P शुड हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, वो तो ट्रू है। इन फ्रेम S2 क्या होगा? S2 में आपको लगेगा कि S2 हिल नहीं रहा है एंड पार्टिकल P जो है वो लेफ्ट जा रहा है, राइट। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगेन, लेकिन टू द लेफ्ट। तो ये चलो, ये भी कंडीशन मीट हो गई। लेकिन क्या यहाँ पर ट्रू है कि द फ्रेम्स आर एट रेस्ट विथ ईच अदर? वेल नो। अगर आप फ्रेम S2 की बात करो तो एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2 क्या होगा? वेल देख लेते हैं। बेसिकली S2 हमें पता है राइट मूव कर रहा है विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, S1 लेफ्ट मूव कर रहा है विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप S2 पे बैठे हो तो आपको लगेगा S2 मूव नहीं कर रहा, आप S1 पे एक और रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपको लगेगा एक तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो खुद मूव कर ही रहा था विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, एंड S2 का में अगर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखोगे तो एक और रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा। सो दैट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द लेफ्ट। तो आपने एक सिचुएशन क्रिएट की है जहाँ पर पार्टिकल P का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू S1 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड का है, पार्टिकल P का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू S2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, लेकिन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन, दोनों फ्रेम्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं बल्कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और अगर ऐसी सिचुएशन हो सकती है यानी कि A हमेशा ट्रू नहीं है। हो सकता है कि फ्रेम्स रेस्ट पर हो एंड पार्टिकल P मूव कर रहा हो विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों फ्रेम्स में दिखेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एंड बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, आपने काउंटर एग्जाम्पल दे दिया, इसके लिए A ट्रू नहीं है। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में कहा है द फ्रेम्स मे बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नीदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। वेल अभी ये भी ट्रू नहीं है, राइट। उसी तरीके से जिस तरीके से ए में हमने एक सिचुएशन क्रिएट की जहाँ पर S1 एंड S2 एक्सेलरेट कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर विथ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड, एंड तो भी पार्टिकल वॉज सीन टू बी एक्सेलरेटिंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ईच फ्रेम। उसी तरीके से यहाँ पर सेम एग्जाम्पल वर्क करता है, काउंटर एग्जाम्पल वर्क्स, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि फ्रेम्स एक्सेलरेट ना करें, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव भी कर सकते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, एंड तो भी ये पॉसिबल है कि दोनों फ्रेम्स वुड मेजर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन फॉर पार्टिकल P। तो बी भी ट्रू नहीं है। अब आते हैं सी पर। सी में कहा है द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 में ईदर बी 0 और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेल 0 जरूर हो सकता है अगर दोनों फ्रेम्स मूव ना करें विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो ऑब्वियसली दोनों बेसिकली एक ही फ्रेम हो गए एंड दे विल मेजर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये सर्टेनली ट्रू है। हमने पार्ट ए में जो एग्जांपल दिया वहाँ पर बेसिकली वी हैड रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिटवीन द फ्रेम्स, एंड तो भी हमने एक सिचुएशन क्रिएट की। बट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या यही दो चीज़ें पॉसिबल है कि या तो फ्रेम्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट एक्सेलरेट ना करें,
या तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट करें। क्या कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन जिसमें सेम चीज़ें वर्क करती हो? वेल, तो ऑप्शन है, एंड उसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं पार्ट डी को कंबाइन करते हुए। ओके, तो सी एंड डी को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए पहले ज़रा फ्रेम्स ड्रॉ करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये एक्स एंड वाई एक्सिस है ऑफ फ्रेम S1। मान लीजिए कि जो पार्टिकल P है उसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1 इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बेसिकली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S1। ठीक है, अब आते हैं फ्रेम S2 के ऊपर, उसे ज़रा ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों जो फ्रेम्स हैं उनके एक्स एंड वाई एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर है। ज़रूरी नहीं है, बट हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, और कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इस बारे में हम थोड़ा ध्यान में सोचते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल P एक्सेलरेट करते हुए दिखाई देता है हमें विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1, तो क्या ज़रूरी है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ S2 है विथ रिस्पेक्ट टू S1 वो भी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हो, एज सीन इन फ्रेम S1? ये भी तो हो सकता है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 कुछ इस तरीके से हो, राइट? कोई ज़रूरी तो नहीं है, हमें ये जो फ्रेम्स है ये दोनों एट एन एंगल भी तो एक्सेलरेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं, तो हमें ये क्लियर पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S1 इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो आई हैट लिख देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S2? वेल, हमें पता है रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिकली हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1। बराबर है, यही होता है आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2 विथ S1 नहीं पता है, वही तो हमें ढूंढना है। बट मान लेते हैं कि लेट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 इज जस्ट स्मॉल a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ये कुछ हो जाएगा a कोसाइन थीटा, क्योंकि हम थीटा मान के चल रहे हैं इज द एंगल। ओके, आई हैट प्लस a साइन थीटा j हैट। ठीक है, तो देयरफॉर जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S2 है वो क्या हो जाएगा? वेल, प्लग इन कर लेते हैं। बेसिकली 4 आई हैट है माइनस a कोसाइन थीटा आई हैट प्लस a साइन थीटा j हैट। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस a कोसाइन थीटा आई हैट माइनस a साइन थीटा j हैट। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए था कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S1 एंड S2 दोनों शुड बी एग्जैक्टली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ S1 तो हमने मान ही लिया कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो व्हाट डू वी वांट? वी वांट कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S2 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, राइट? ओके, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 माइनस a कोसाइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस माइनस a साइन थीटा द होल स्क्वायर, राइट? तो इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 प्लस a स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 8a कोसाइन थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर ही क्या हो जाएगा, क्योंकि कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस a स्क्वायर माइनस 8a कोसाइन थीटा। हमें चाहिए कि दिस शुड इक्वल 4। स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड्स को। तो ये हो जाएगा 16 प्लस a स्क्वायर माइनस 8a कोसाइन थीटा इक्वल 16। 16 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा? a माइनस 8 कोसाइन थीटा इक्वल 0।
इसके दो सॉल्यूशन है, एक है कि a इक्वल्स 0, दूसरा है a इक्वल्स 8 कोसाइन थीटा, राइट। तो a इक्वल्स 0 बेसिकली क्या होता है, ये कहता है कि बेसिकली दोनों फ्रेम्स है, दे आर नॉट एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो ये एक ऑप्शन था जरूर। और a इक्वल्स 8 कोसाइन थीटा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कोसाइन थीटा इज ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बोल दो, फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 to 90 डिग्रीज, बराबर है। तो यानी कि थीटा को अगर आप कोई भी वैल्यू दे दो 0 से 90 के बीच में, तो a जो है उसका एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा, विच इज़ नेसेसरी, क्योंकि a जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है। बिकॉज मैग्नीट्यूड है तो a को पॉजिटिव होना जरूरी है। लेकिन थीटा अगर 0 से 90 के बीच में कोई भी नंबर होता है तो a पॉजिटिव होगा, तो इट विल बी अ रियल सॉल्यूशन। और अगर रियल सॉल्यूशन है यानी कि ये वर्क करेगा। बट कोसाइन थीटा जो है वो जरूरी नहीं है कि 0 या 1 हो, यहाँ पर कोसाइन थीटा हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स कि a कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 8, राइट। क्योंकि कोसाइन थीटा आफ्टर ऑल बढ़ के कितना बढ़ेगा, 1 हो जाएगा एट द मोस्ट, एंड घट के 0 हो जाएगा। 0 के 1 के बीच में करोगे यानी कि 8 एंड 0 के बीच में कोई भी एक्सेलरेशन का वैल्यू हो सकती है। दैट मीन्स कि 0 एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ठीक थे, बट आप उनके बीच के भी कोई नंबर ले सकते हो, एंड तो भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकी जा सकती है जहाँ पर S1 एंड S2 दोनों के अनुसार एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड। इसके लिए C इज़ नॉट ट्रू एंड D इज़ ट्रू, ठीक है।